नाम कार्तिक गैस है। मैंने 2022 में जेई का एग्ज़ाम दिया। मेरे जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1954 था और जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1940 है। अभी मैं एनआईटी ट्रिची की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अपनी बीटेक कर रहा हूँ और मैंने ये कॉलेज इसलिए लिया क्योंकि इसकी एलुमनाई बेस बहुत अच्छी है और मेरे को कंप्यूटर साइंस में ही आगे डिग्री करना था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन आईआईटी के तौर पे नहीं था, इसलिए मैंने ये कॉलेज चूज़ किया। तो जेई के पीछे का इंस्पिरेशन ऐसा है कि जैसे मैं हमेशा देखता था कि जो भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फील्ड्स में कंट्रीब्यूशन जा रहा है मेजरली वो हमारे आईआईटीज के तौर पे जा रहा था या एनआईटीज का उसमें कंट्रीब्यूशन था। सेम वे अगर कोई अच्छा एलुमनाई आगे निकल के कोई स्टार्टअप हो, बिजनेस हो या एनी वे ऑलराउंड डेवलपमेंट्स में भी एनआईटी आईआईटी के एलुमनाई ने बहुत कंट्रीब्यूट किया और उनके वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश ने आज उन्नति भी किया है। उनका रोल उसमें बहुत ज़्यादा था। तो और उसके ऊपर वो एग्ज़ाम भी जो होता है, जो जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज को तो चेक करेगा ही, बट पैरेलली वो आपके एप्टीट्यूड को बहुत चेक करता है और 2 साल आपको डिसिप्लिन रखने पे मजबूर रखता है। तो ये सब रीज़न था, मैंने मेनली लिया और मेनली मेरा इंटरेस्ट है कि मैं जब आगे भी पढ़ाई करूँ तो मैं उस पीयर ग्रुप में पढ़ाई करूँ जो बहुत मोटिवेटेड हो और आगे चलकर कुछ अच्छा ही करे। मतलब ऐसा मतलब संगति बहुत बढ़िया रहेगा, इसलिए मैंने सोचा है। हम जैसे मेरा जेई का प्रिपरेशन मैंने ऑन माई सेल्फ किया था। मतलब मैंने कोई कोचिंग एनरोलमेंट्स नहीं लिए थे और मैंने जो भी तैयारी की सेल्फ स्टडी से की और यूट्यूब जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से ही किए थे। और इसमें मैं खासकर कहना चाहूँगा एनटीए अभ्यास ऐप की भी मैंने बहुत यूज़ की थी फॉर टेस्ट सीरीज हो गए और उनके जो भी क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व किया था। मेजरली मैंने किसी संस्थान की सहायता से नहीं निकाला, मैंने खुद से ही निकाला। मतलब फ्री रिसोर्सेज के इस्तेमाल से ही किया। कोई कोचिंग में मैंने एनरोल नहीं किया। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि मैंने कोई कोचिंग के लिए नहीं लिया क्योंकि पहली बात तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि हम कोचिंग ले सके। तो तो हमने कोचिंग के लिए नहीं लिया। तो कोचिंग नहीं होने की वजह से मेरे पास कोई दिशा नहीं था। जैसे मैंने दूसरे बच्चों को देखा कि उनको कोचिंग में सब कुछ बना बनाया था, टीचर अच्छे थे, मॉड्यूल्स अच्छे थे, क्वेश्चंस उनके पास बहुत थे और वो बहुत किताबें भी लगाते थे। तो उनके पास सब एक मतलब एक सेट पैटर्न उनका फॉलो करना और बस उन्हें डिसिप्लिन होकर उस पैटर्न को फॉलो करना था। हमारे केस में था कि हमें रिसोर्सेज मिलते मिलते हमारे 6 महीने निकल गए। तो लाइक 2 साल के प्रिपरेशन में हमारे 24 महीने में से 6 महीने खाली ढूंढने में निकल गए कि कहाँ पे कौन सा संसाधन क्या है और उस पर कैसे होगा करना है। और ऐसे तो फिर उसके बाद जब मिल गया तो हमें जैसे मोहित त्यागी सर थे जिन्होंने खुद अपना बीटेक आईआईटी दिल्ली से किया। उनके और उनके कोलीग्स के चलते उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था कंपटीशन करके। उनके चैनल से ही हमने जेई की पूरी प्रिपरेशन की थी। तो वैसे उन्हें ढूंढने में ही हमें 6 महीने लग गए। फिर उसके बाद जब मिल गए तो फिर हमें क्वेश्चंस ढूंढने में वक्त लग गए, किताब ढूंढने में वक्त लग गए। तो ऐसे बहुत ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स तो थे ही थे और उसके ऊपर स्कूल को भी साथ में मैनेज करना था। जैसे मैं कोई डमी स्कूल से नहीं था, मैंने अपना स्कूलिंग किया था। तो बहुत बच्चे कोचिंग में जाते तो वो डमी स्कूल से होते, तो हमने तो डमी स्कूल भी नहीं किया। तो हमें उसका भी बहुत इश्यू था कि स्कूल को भी मैनेज करना है, स्कूल की प्रिपरेशन को भी देखनी है। तो ऐसा बड़ा रिस्की होता है। जैसे आप सपने बड़े देखेंगे तो रिस्क भी उतना ही होता है, तो उस हिसाब से था। अब जैसे अब हमारा जो भी इंजीनियरिंग का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस, दोनों का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिफरेंट है।
जेईई मेन में आपकी एनसीईआरटी की रोल बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब ये कोविड का सिनेरियो जब निकला है 2022 जब 4 अटेम्प्ट्स हुए 2021 में और 2022 जब रिपीटेड शिफ्ट्स हो रहे हैं, तो ऐसा देखा गया था कि एनटीए ने जब एग्ज़ाम कराया तो फिज़िक्स में लगभग आप समझ लीजिए 80 टू आप कैसे बोले एटलीस्ट 60-65% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में भी आप समझ लीजिए लगभग केमिस्ट्री में ये ज़्यादा हो जाता है बिकॉज़ ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस हो गए क्योंकि आप बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ ही वो थोड़ा बहुत वो 12th का पोर्शन भी उनका रहता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा है फॉर जेईई मेंस और एडवांस में तो खैर आप बोल नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही अनसर्टेन एग्ज़ाम है और उसके प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का रोल बहुत ही कम है। मेंस में एनसीईआरटी का रोल बहुत स्ट्रांग है बट एडवांस में हम ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पाए बट अगर हम यही चीज़ नीट में देख ले तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी वगैरह। अब जैसे मैंने अपने टाइम पे जब प्रिपेयर किया था तो यूट्यूब में मेरे वो सर जो यूट्यूब में जो मोहित त्यागी सर के कोलीग थे अमित बिजारनिया सर वो आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग फिजिक्स के ग्रेजुएट थे तो उनके वीडियोस से मैंने मेनली पहले ऐसे प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स में वही से समझता था उसके बाद मैं उसे एनसीईआरटी के थ्रू मैप करता था कि कौन से कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी में है और इवन जेईई मेन के सिलेबस को भी मैं निकालता था और उससे मैं टैगिंग करता था कि ये टॉपिक इस सिलेबस का मैंने यहाँ से टच कर लिया है तो मैं पहले उसको टच कर लेता था फिर प्रैक्टिस के लिए मैं बुक्स लगा जैसे पहले मैं एच वर्मा करता था तो उसके बाद मैं थोड़ा सा थोड़ा अप करने के लिए रोडोफ कर लेता था तो दैट वाज इनफ और उसके बाद मैं टेस्ट के तौर पे एनटीआर बेस्ट सवाल केमिस्ट्री में आपको जैसे बहुत बच्चों को समस्या ये है कि उन्हें याद नहीं रहती तो उनके लिए मेरा टिप यही रहेगा कि जब भी आप कोई भी क्लास फॉलो करें तो प्लीज़ अटेंटिव होके सुना करें क्लास को कैसे करते हैं जो भी क्लास में लिखाया जा रहा है आपको ऐसे सोचना है केमिस्ट्री में कि यू विल बी नेवर एबल टू रिवाइज द थिंग्स अगेन मतलब आप ऐसे सोच के चलिए क्लास में कि जो लिखवाया जा रहा है वो तभी याद करने की ज़्यादातर आप चेष्टा कीजिए इंस्टेड ऑफ कि ये कहना कि आप कल करेंगे परसों करेंगे नहीं पहली बात आप प्रोक्रेस्टिनेशन केमिस्ट्री में छोड़िए बहुतों को मैंने ऐसे देखा हुआ है जिन्होंने अपना प्रिपरेशन वो ये तो कहते हैं कि उनका फिजिक्स के मैथ्स के बदौलत रैंक आएगा बट कभी आएगा केमिस्ट्री ही रैंक ले आएगा तो उसके लिए मेरा पहला टिप यही रहेगा कि फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके क्लास में जो भी नोट्स आपको जहाँ से भी मिल रहा है वेदर इट इज ओपन सोर्स पेड सोर्स कोचिंग जहाँ के भी आपके नोट्स है उसको आप बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए एनसीईआरटी के थ्रू पढ़िए रिएक्शंस और जेईई मेन और जेईई एडवांस का सिलेबस आपके साथ रखिए ताकि आप सिलेबस को एक्सीड ना कर जाए कभी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री वो भी नहीं करना है और बुक्स के तौर पे मैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं स्ट्रांगली एनसीईआरटी को रिकमेंड करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हो गए जैसे क्वालिटेटिव जैसे वो आपके डुमास मेथड जेल्डाल्स मेथड और जो भी न्यूमेरिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है जो जो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट होता है उसके लिए मैं एनसीईआरटी को रेकमेंड करूंगा और अगर आप बुक्स के तौर पे जाना चाहेंगे तो आप ओपी टंडन फॉलो कर सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए और के एस वर्मा का फिजिकल कर सकते हैं और तो वो सिंगल पब्लिकेशन के अंडर आता है और उसके बाद आप अगर आपको और स्ट्रॉन्ग करना है ब्रूस महान करके किताब है विच इज टोटली फॉर ओलंपियाड प्रिपरेशन मुझे मेन के टॉप में हाँ तो जेई मेन और एडवांस के जो मैथ्स का पोर्शन था वो 2022 में आप कह सकते हैं वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स और लेंदी पेपर होता है तो पहली बात तो आप बच्चों को यही मैसेज है कि प्लीज़ ट्राई टू मिनिमलाइज कैलकुलेशन आप जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक पे फोकस कीजिए और कैलकुलेशन कम करने की कोशिश की ताकि आप उसमें अटेम्प्ट बढ़ा सके क्योंकि ऐसा नोटिस हुआ है इस बार और अगले बार भी कि मैथ्स में कम नंबर पे आपके अच्छे परसेंटाइल बनेंगे बिकॉज पेपर टफ है या लेंथी है तो उसमें प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सवाल लगा सकते हैं जैसे आप
की सीरीज़ है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, दैट्स वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपकी हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको और एडवांस करना है तो आप थॉमस कैलकुलस पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप अलजेब्रा में आप थोड़ा हॉल एंड नाइट पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए शेनगेज इज मोर देन इनफ, वेक्टर थ्योरी के लिए भी शेनगेज इज इनफ। और अरिहंत भी आप फॉलो कर सकते हैं। और एक बार मैथ्स में ऐसा आता है जो फंक्शंस में जो बच्चों को दिक्कत होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफ ड्राइंग, कर्व ट्रेसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कहूँ कि मतलब आप जैसे भी आपको कोई फंक्शन के क्वेश्चन आए, अगर आप नॉर्मल अप्रोच से जाएंगे आपको लंबा पड़ेगा, बट ये सब टॉपिक्स अगर आपको किया रहेगा तो यू विल हैव इनफ शॉर्ट ट्रिक्स कि आप उसको भी अच्छे से कर सके। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से आप काम कर सकते हैं अपना। तो इसका भी एक बुक आता है आर्यन पब्लिकेशन की तरफ से, पेरिस ग्राफ्स, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे अगर आप 12th के साथ, जैसे बहुत बच्चे ऐसा एक्सक्यूज देते हैं कि 12th में हम 11th की पढ़ाई नहीं कर पाते। देखिए सब कर पाते हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम वैसा है। तो आपको क्या है, बहुत 12th में अगर आप आपकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास करीबन 12 महीने के आसपास बचता है। तो आपका पहला कोशिश तो यही होना चाहिए कि 12th के जो क्वेश्चंस है वो आपके बहुत ग्रिप में हो। तो वंस आप जैसे आप जून जुलाई के आसपास के महीने आ जाते हैं तो आपको कोशिश यही रखना है कि हफ्ते में आप एटलीस्ट 3 दिन आपके बैकलॉग वाले टॉपिक्स टच कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप 11th को फिर से रिबूट कीजिए, देयर इज नो टाइम। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपके जो टॉपिक्स वीक रह गए, आप पहले ध्यान थोड़ा रिकलेक्ट कीजिए पीछे जाके कि जैसे मेरे मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वीक रह गया, या कोई फंडामेंटल टॉपिक्स वीक है, जो 12th के लिए प्री रिक्विजिट है वो आप पहले ही पढ़ लीजिएगा, वरना आपको दिक्कत होगा 12th में। दैट इज फर्स्ट थिंग। जैसे आपको बहुत बच्चों का बेसिक मैथ्स में ही दिक्कत होता है, इनइक्वालिटी सॉल्विंग में, तो वो जाके जब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में जाएंगे तो उनको दिक्कत है। तो ऐसे करके भी जब आप कोई प्री रिक्विजिट वाली चैप्टर है आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, वीकली ट्वाइस या थ्राइस जब आपकी स्कूल छुट्टी हो, आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ डालिए, क्योंकि एनीवेज आपको इसमें मेहनत के बिना कोई एक्सक्यूज है नहीं। तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स आप डालिए। जैसे आप थोड़ा सा लेक्चर्स से पढ़िए, आपके नोट्स तो होंगे उससे पढ़िए, या कुछ जैसे आप अपने प्रिपरेशन के तौर पे आप ये कर सकते हैं 11th के टाइम के जो भी आपके छूटे हुए टॉपिक, अगर आपने कंटेंट टैगिंग कर रखा हो 11th में तो उस पर फोकस कीजिए, रादर देन पूरा सिलेबस आप फिर से करना पॉसिबल नहीं है। जितना हो सके आप, इसका ये मतलब नहीं है जब एग्जाम में जाएंगे कोई भी 100% सिलेबस के साथ कभी नहीं आता। आप एक 80% सिलेबस पे अगर आपका 12th के साथ ही कवर हो जाएगा। जब आप कोई भी टॉपिक करेंगे उसका प्रीरिक्विजिट 11th का ही टॉपिक हो। जैसे आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो 12th में तो उसमें जब अच्छे सवाल आएंगे तो 11th के मैकेनिक्स के सवाल भी उसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो है फोर्स। तो आपको उस हिसाब से मैकेनिक्स रिवाइज करके आना चाहिए। तो ट्राई टू डू द प्रीरिक्विजिट्स बिफोर। और अगर आपका बहुत ज़्यादा छूटा हुआ है देन आपको क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट 11th जो आपको वेकेशन मिलता है 11th के और 12th के बीच, उसमें आप एटलीस्ट बेसिक टॉपिक जो 12th को टच करने के लिए जरूरी है कीजिए, क्योंकि 12th का वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे आप जेई का प्रिपरेशन जैसे 2 साल के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए 3 साल के लिए होता है। तो आपको आपका मेंटल काम रखना बहुत ज़रूरी है। आपको मतलब फिट होना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब आप यू कांट अफोर्ड टू बी इल ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। तो उसके लिए आप जैसे क्या कर सकते हैं कि रोज़ सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के आप वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अब जैसे योगा तो हमारा है ही है, तो जैसे मैं अपने टाइम पे स्विमिंग करता था सुबह उठ के, तो मैं स्विमिंग करने जाता था। और मैं थोड़ा सा अपने मतलब पेरेंट्स के साथ भी बात कर लिया करता था जब थोड़ा सा डिप्रेस्ड या डाउन चले। बट ये सब सॉल्व हो सकता है। आपको मन में एक चीज रखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। आप अगर जैसे क्या है, आपका लक्ष्य सही है और आप ठीक चल रहे हैं तो पहली बात आपको कभी भी दिक्कत होगा नहीं। अगर आप थोड़ा भी डिप्रेस्ड हो कहीं ना कहीं, देखिए हर बार ऐसा रहेगा कि आपको आपका टारगेट मीट नहीं होगा। कभी हो सकता है आपके कम क्वेश्चन हो, कभी टेस्ट में नंबर कम हो, कभी आप
वो आपको अब उससे जो जल्दी उठेगा उसी का ही रैंक आ सकता है एग्ज़ाम में, और उससे बचने के लिए या ये डिप्रेशन जैसा भी, जैसे करेंटली मैंने ये चीज़ देखा है कि बहुत बच्चे जेईई की तैयारी में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो हाइजीन भूल जाते हैं। जब वो कॉलेज आते हैं तो उनका पर्सनल हाइजीन नहीं रहता, वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये आदतें भी आपको लानी पड़ेगी कि आप जब जैसे ही आप घर से छूट के कॉलेज आएँगे तो वो आपको एक अलग ही एनवायरनमेंट होगा, वहाँ भी आपको सेम एटिकेट्स रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप बहुत इंटरैक्ट कीजिए लोगों के साथ। उसके बाद आपके जो भी मेंटर्स हो गए या टीचर्स हो गए या पेरेंट्स हो गए, आप जिसके साथ भी हो, उनको बोलिए। आप कोई भी चीज़ छिपा के मत रखिए। जैसे आपको अगर अच्छा लग रहा है तो भी बोलिए, बुरा लग रहा है तो भी बोलना ही चाहिए आपको। और उसके बाद अ, कुछ समय आपको फिजिकल एक्टिविटीज में देना पड़ेगा। जैसे आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, या फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कुछ तो आपको क्या, यहाँ सबसे अच्छा चीज़ है आप कंसंट्रेशन रखने के लिए मेडिटेशन, 30 मिनट्स मेडिटेशन अगर आप रोज करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, जो कि मैथ्स और फिजिक्स जैसे जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैं आपके टाइम टेबल पॉइंट से भी ऐड करना चाहूँगा। सुबह उठ के आप कोशिश कीजिए कि जो कंसंट्रेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, मैथ्स और फिजिक्स, जिसमें आपको नए कंसेप्ट पढ़ना हो, उसमें पढ़िए। तो आपका क्या दिमाग फ्रेश रहेगा, तो आप कुछ सोच पाएंगे। जैसे मेरा रीज़न डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का पीछे ये था कि मुझे पता है, मुझे ऐसा था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मुझे था कि मेरे को जो चीज़ करना है बेस्ट करना है, यही अप्रोच में चलता था। मेरे को ऐसा था कि आई हैव, मतलब ऐसा एलर्जी टू एवरेज एटीट्यूड रखना मेरे को पसंद है। मतलब मेरे को जो भी चाहिए मेरे को बेस्ट चाहिए। मतलब अगर वो थोड़ा भी खराब हो तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो ऐसा होता था कि मेरे को 2 साल बहुत अप्स और डाउन्स आए, ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंटली वो ग्राफ ऊपर ही रहा। तो जैसे मेरा मोटिवेशन यही था कि जब मैं यहाँ आऊँगा, मैं जैसे ही और बच्चों से मिलूँगा, वहाँ और पढ़ाई-लिखाई होगी, और जैसे पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छे से होगी, सिस्टमैटिक होगी। और सबसे बड़ी बात कि इन जो कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे आईआईटीज़, अच्छे एनआईटीज़ में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप बहुत अच्छे कनेक्ट्स बना लोगे। आपको जॉब्स में भी एक अपर हैंड मिलेगा, और मेन बात है, आप आपके देश में सबसे अच्छे जगह पे पहुंचेंगे, और जहाँ लाखों लोग नहीं पहुंच पाते, सपना होता है। तो अब हर बच्चे का ऐसा रहता है कि कुछ कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग नहीं गिव अप कर सकते। मेरा था कि मैं गिव अप करने के बाद आई हैड नो अदर ऑप्शन। जैसे मेरे को अगर 2 साल लगता तो मैं करता। मतलब वो डिटर्मिनेशन इसीलिए है क्योंकि मतलब मुझे था कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा एक ब्रेक थ्रू लाना चाहिए। जैसे एक चेंज आना, अब 12-13, मतलब 17-18 साल की उम्र में वो बच्चे को वो चेंज ब्रेक थ्रू की तरफ से वही आ सकता है। हमारे पास ना कोई नॉलेज प्रायर है कि कैसे बिजनेस चलाते हैं, ना हमारे पेरेंट्स उतने अफ्लुएंट है कि वो हमें दिला सके। तो यही मुझे बेस्ट रास्ता लगा, तो इसलिए मैंने वही किया, और यही कहानी शायद सारे बच्चों का है। तो अब वही बात है, जो मोटिवेशन का फैक्टर यही था कि मेरे को अपने फैमिली को ऊपर लाना था, थोड़ा सा इकोनॉमिकली स्टेबल करना था। और उसके बाद मेरे पापा मम्मी भी बहुत मतलब मोटिवेट करते थे कि ये आप कर लीजिएगा, ये ऐसा रहेगा तो अच्छा है। और वो भी नहीं, मैं एवरीडे में न्यूज़पेपर भी देखता था। तो 80% टाइम जब भी प्लेसमेंट सीजन चलता है, डे 0, डे 1, डे 2, और प्लेसमेंट्स में जब आईआईटी के लोग आते हैं या कोई एनआईटी के बच्चे, करोड़ों रुपए प्लेसमेंट होता है। नॉट अबाउट पैसा, मतलब बट उनका वो मेहनत, वो एटीट्यूड वही रहता है। तो वही मुझे मोटिवेट करता है हमेशा। ऑफ कोर्स मेरे प्रिपरेशन के टाइम बहुत मिस्टेक्स थी। जैसे मैं पहली बात बहुत, मतलब शुरुआत के 6 महीने जहाँ बच्चे एक्टिव होते हैं, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था, तो मैं बहुत बहुत टाइम वेस्ट करता था, यहाँ वहाँ की बातें करता था, जो कि बहुत गलत बात है। आपको बहुत सिंस बिगिनिंग आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी मिस्टेक मेरे से ये हुई कि मैं एक सब्जेक्ट को बहुत प्रायोरिटी देता था, दूसरे को छूट जाता था। तो उसके चलते मेरा रैंक थोड़ा बैक हो गया, और मैं रेगुलर टेस्ट देने से डरता था कभी-कभी कि भाई ऐसे क्यों मिस्टेक कर रहे हो आप? मतलब मैं हमेशा गलतियों से डरता था। तो और उस चक्कर में मैंने और भी गलतियाँ की। तो जैसे मैंने
कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं तीनों सब्जेक्ट इक्वल टाइम नहीं देता था, कुछ सवाल छोड़ देता था, कि ये ऐसा नहीं आ सकता, वैसा नहीं आ सकता, और वो एग्ज़ाम में आ जाता था। तो मैं हमेशा से ऐसा कहूँगा कि तीनों सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज दीजिए, और उसके चलते मेरे एडवांस में केमिस्ट्री में कम नंबर आ गए। तो जबकि मैं और डिज़र्व कर सकता था। तो यही बात है कि आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज दीजिए। और एक बात है कि मैं फिज़िकल उतना नहीं करता था, एक्सरसाइज़ नहीं करता था, जिसको बाद में मेरे को बहुत ये हो गया कि मेरे बहुत एक्सेसिव वेट गेन हो गया था। तो ये सब गलतियाँ आप नहीं कर सकते वैसे। आपको हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना होगा। अब ये मैटर, जैसे आप बोल सकते हैं, प्रिपरेशन का करेक्ट टाइम बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो 11th-12th के बाद भी 1 साल लेके कर लेते हैं। तो आइडियली अगर आप थोड़ा-सा, मतलब आपको पता चल गया कि आपको आगे मैथ्स और साइंस को लेके ही बहुत इंटरेस्ट है, या आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड जाना है, तो इंजीनियरिंग में ही जाना है, तो आप ऐसा, अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपको करना इंजीनियरिंग ही है, फिक्स है, तो आप 10th के बिगिनिंग से ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स नॉट एन इश्यू। तब आपके पास 3 साल का बहुत अच्छा वक़्त होगा। आप 10th में आपके फाउंडेशंस कर सकते हैं, 11th-12th में आके आप अपनी कोर स्ट्रेंथ, जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स है, उस पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप बाय चांस आप 10th में डिसाइड करने में लेट हो गए कि नहीं, अब मेरे को थोड़ा-सा टाइम और चाहिए, मैं और थोड़ा सोच सकता हूँ, तो 11th में भी कर सकते हैं। कायदे से 2 साल आपके लिए पर्याप्त समय है एग्ज़ाम निकालने के लिए। आपको कभी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आपको समय छूट रहा है। अब ऐसा प्रिपरेशन के टाइम आपको ऐसा ज़रूर फ़ील होगा कि जो 10वीं से तैयारी कर रहा है उसके लिए अच्छा है, बट उसने 1 साल पहले किया, तो वो हमेशा आपसे आगे रहेगा। तो वो गैप आप बहुत अच्छे से ब्रिज कर सकते हो 11th-12th में। तो 11th-12th बहुत सूटेबल टाइम है। 10th से भी आप कर सकते हो, और उससे जल्दी मैं 10th से पहले कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप उस टाइम आपको कोई आइडिया नहीं होता, और दैट इज़ वो सिर्फ़ वो अगर कोई आपको बोलता है तो वो सिर्फ़ कोचिंग वालों का इट्स लाइक बिज़नेस ट्रिक, वो कभी नहीं करना चाहिए। आप आइडियली 10th से ही स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको और भी जल्दी करना है 9th से नीचे कभी नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पास बहुत आजकल, जैसे जो यूट्यूब का भी, जैसे कोरोना के टाइम ऑनलाइन रिसोर्सेस लाइक सारे लोग, मतलब जो यूट्यूब कम्युनिटी में जेई का कंटेंट डेवलप करते हैं, वो बहुत कंपटीशन में आ चुके हैं। तो आपको रिसोर्सेस की कभी कमी नहीं होगी। तो आपको बस जल्द ही, जैसे मेरे केस में क्या हुआ, 6 मंथ्स ऑफ 11th चला गया जस्ट सोचने में कि मैं कहाँ से पढूँ। ये गलती आपको दोहराना नहीं है। आपको शुरुआत में ही, जैसे आप जिस दिन से पढ़ाई चालू करो उसके 1 सप्ताह पहले आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ से कब क्या पढ़ने वाले हैं। तो वो आपको मिल गया, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बुक्स भी आजकल आपको सारे ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएँगे, या अगर आप खरीदना चाहेंगे तो भी सेकंड हैंड आप किसी से भी ले सकते हैं। तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जैसे कोचिंग ही जाना, कोई नियम नहीं है, आपको कोचिंग की बुक्स भी सेकंड हैंड कहीं न कहीं लाइब्रेरी से मिल जाएगी, या आपके जो लोकल स्टोर्स हैं वहाँ से मिल जाएगी। तो आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में आपको मेन मेन ज़रूरत है डिटर्मिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस का, कि मैं कर लूँगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आपसे हो जाएगा, नहीं होगा तो आप कहीं से भी करिए नहीं। अब जैसे आपका 30 दिन में आपको जब जो जेईई मेन का ज़्यादातर सेकंड अटेम्प्ट ही बोर्ड से बहुत क्लैश कर जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट बोर्ड से बहुत 2-3 महीने पहले ही होता है। तो खैर, जो भी सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है उसके साथ बोर्ड क्लैश होगा ही, और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी स्टेट बोर्ड्स क्लैश कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि मेन है आपके बोर्ड के बहुत, जैसे आपने 11th-12th का पूरा सिलेबस आपने कर रखा होगा जेईई के हिसाब से। अगर आप जेईई मेन के भी ठीक कैंडिडेट है, तो आप बोर्ड के सवाल बहुत आराम से टारगेट कर सकते हैं। फिर आपके पास बस बचता है इंग्लिश, और आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा, जैसे कंप्यूटर होगा, वेब एप्लीकेशन होगा, या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस होगा। ये सब केसेस में आपको करना क्या चाहिए है कि आपको
पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो पोर्शन है उसके आप ज़्यादातर बोर्ड के प्रीवियस ईयर के सवाल देखिए। जैसे आप बोर्ड में अब क्या हो चुका है कि बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं या कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका, ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ नया पूछ देंगे, वो ऐसे कभी नहीं होने वाला। बोर्ड में आप पीसीएम में आप यही चीज़ कर सकते हैं, डेरिवेशंस देखिए, आपके जो भी शॉर्ट नोट स्कूल्स में प्रोवाइड करते हैं वो देखिए, आपके स्कूल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए वो देख लीजिए। और ये सब आप दिन में आप मैक्सिमम इसको 5 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते आप, इतना टाइम में आपको वो करना है। और उसके बाद जेई के लिए आपको इस शॉर्ट टाइम में जितना हो सके कम कंटेंट देखिए, आप कंटेंट मत देखिए, आप टेस्ट की तरफ ज़्यादा देखिए। आप 30 दिन आपके पास एग्जाम बचा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम देना चाहिए, 3 घंटे की सीटिंग बनाने की कोशिश कीजिए। आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप जितना हो सके शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला बैंक या जो भी आपके पास जो एग्जाम के अंत के जो रिसोर्सेज होते हैं उस पर फोकस कीजिए। यूट्यूब पे आप इंटरेक्शन कम कर दीजिए, सोशल मीडिया मत चलाइए और ज़्यादातर आप एग्जाम मोड पे आ जाइए। जैसे आप एक काम कर सकते हैं, थ्री आवर्स आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, फिर 2 घंटा रेस्ट लीजिए, फिर 3 आवर्स का एक बोर्ड एग्जाम, बोर्ड का भी एक पेपर दे दीजिए। ऐसे करके आप 30 दिन भी करेंगे तो आपके 30 जेईई मेन के एग्जाम भी हो गए फुल सिलेबस और 30 बोर्ड एग्जाम की भी हो गई। और जो इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स है, जब आपका जैसे पढ़ाई से थोड़ा 2 घंटा ब्रेक है, आपको मन फ्रेश करना, आप इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छे ही होते हैं। मतलब आई वोंट से द बेस्ट स्टोरीज, बट फिर भी वो मन फ्रेश करने के लिए अच्छे होते हैं। आप उसको रीड कर सकते हैं या उसकी समरी पढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर करेंगे तो आपका बोर्ड में भी बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा और जेईई मेन में आपको एक बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, 3 महीने पहले अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा 3 महीने आप जेईई का सिलेबस आपका लगभग ओवर हो चुका होगा, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट ही होगा। आपको ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको दिक्कत हो। तो मेन चीज़ आपको आना है बोर्ड ओरिएंटेड कंटेंट में, जैसे आपको फिजिक्स में डेरिवेशंस देख लेना चाहिए, क्योंकि एज पर बोर्ड पैटर्न आपको लगभग 13 से 14 या 15% मैक्सिमम आपको डेरिवेशन आएंगे 80 नंबर में। तो आप बोर्ड में डेरिवेशन देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, जेई के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस समय आपको बेस्ट रिसोर्स आपको एनटीए अभ्यास देगा। एनटीए अभ्यास के जितने भी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके जेईई मेन के लिए एनटीए अभ्यास का स्पेशलिस्ट मोर देन सफिशिएंट मैं कहूँगा। और इवन अगर आप एडवांस के ओरिएंटेड भी तैयारी करेंगे तो आपको जो भी कंडक्टिंग आईआईटीज है उनके तरफ से बहुत एटलीस्ट इस बार आईआईटी बॉम्बे ने 3-4 मॉक टेस्ट दिए थे आईआईटीज का और उनके सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक्सेसिबल है एज टेस्ट। तो आप उसमें प्रॉक्टर मीडियम में भी टेस्ट दे सकते हैं जैसा आपका प्रिपरेशन है। और बोर्ड के लिए मैं यही कहूँगा, आप जितना हो सके एग्जाम के हिसाब से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कंटेंट और थ्योरी पढ़ने बैठ गए, आपको मोर मोर एग्जाम ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज हो गए, टॉपिक वाइज हो गए, आपको देखना पड़ेगा। आपको बोर्ड पे ज़्यादा उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि आपका जेईई का थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और वो बोर्ड से बहुत ज़्यादा थ्योरी होता है, उसमें आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। आपको मेनली आपको प्रिपेयर करना चाहिए और दिस एग्जाम मोड जो आप डेली, आप जैसे मैंने पहले ही बोला, 3 आवर्स आप ये एग्जाम जेईई मेन का कंपलसरी लीजिए। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो एग्जाम से इसीलिए डरते हैं कि उनके नंबर कम आ रहे हैं। ये नंबर कम नहीं है ना, आप अज्यूम कीजिए आप तो कोई मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है, अब अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट कैसा है, काम करेगा फाइनल डे में, हमें नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे मैं मेनली बात करूंगा 3 महीने में आप 3 घंटा डेली एक एग्जाम जेईई मेन का दीजिए जब तक आपका जेईई मेन आता है। और उसके बाद पैरेलली बाकी जो टाइम, बाकी अगर आपकी 10 घंटे की भी पढ़ाई की आवर्स है तो 7 आवर्स आप बोर्ड को दे दीजिए, 3 आवर्स आप एक टेस्ट दे दीजिए अगर है। और पैरेलली आपको स्कूल को मैनेज करना पड़ेगा। स्कूल के जो प्री बोर्ड्स है उसको भी आप बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, उसमें नंबर लाइए, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने ऐसा देखा प्री बोर्ड्स को बहुत कैजुअली लेते हैं। आप प्री बोर्ड को भी एक टेस्ट की तरह अज्यूम करके दीजिए ताकि आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको बोर्ड में सर्टेनली रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं। अब मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि जब मैं
जब मेरे टाइम तो लॉकडाउन था तो स्कूल्स वर नॉट फंक्शनिंग, तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कहा था आप रात मत जगिए, उसके जगह आप जल्दी सुबह उठ के पढ़िए। तो मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि 4 to 8 मैं मैथ्स करता था सुबह, क्योंकि मेरे को मैथ्स ऐसे भी सब्जेक्ट पसंद था और वो सब्जेक्ट मैं सुबह ही करना चाहता था, क्योंकि फिर मेरे पास एक बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा प्रैक्टिस ओरिएंटेड के लिए। तो मैं 4 से 8 अपना मैथ्स करता था, ये 11th का टाइम का था। तो 4 से 8 में 4 बजे सुबह से 8 बजे मैथ्स करता था। उसके बाद 10 जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हुआ 10:30 से 8:30 से 10:30 में अपना मैथ्स का जो भी प्रॉब्लम होता है सॉल्व कर 2 आवर्स। और 1 घंटा में अगर आप जेईई मेन या जेईई एडवांस को टारगेट करें तो आप एटलीस्ट एटलीस्ट 15 to 16 क्वेश्चन आपसे 1 घंटा में होना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे 30 क्वेश्चन बन जाते थे 2 घंटे में। उसके बाद मैं चला जाता था फिजिक्स में मैं 10:30 से अराउंड 1 o'clock 2 o'clock तक फिजिक्स पढ़ता था दोपहर। फिर 2:30 लंच टाइम, फिर 2:30 से 2:30 से लंच करके 2:30 से अगेन 5:30 में क्वेश्चन करता था। क्योंकि मेरा अप्रोच यही, आप थ्योरी सीख के नहीं रह सकते, अगर आपको एग्जाम में जाना है और इवन फ्यूचर में अगर आप इंजीनियर बनोगे तो यू नीड टू अप्लाई कॉन्सेप्ट। आप ऐसा नहीं कि बस थ्योरी पढ़ के आप छोड़ दिए। तो इससे मैं अपने टाइम टेबल में हमेशा थ्योरी के बाद एक प्रैक्टिस सेशन रखता था 2:30 टू एटलीस्ट 2 आवर्स। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री रात में पढ़ता था, क्योंकि उसमें ऐसे भी मेमोराइजेशन ज़्यादा था। तो रात में पढ़ने से क्या है, मेरे को अगेन सुबह तक वो याद रहेगा, तो मैं एक बार फिर नेक्स्ट डे जस्ट एक रिवाइज मांगा तो भी हो जाएगा। फिर मैं 2:30 लास्ट स्लॉट मेरा 8:30 से 12:30 का होता था, उसमें मैं केमिस्ट्री करता था। और 12:30 के बाद मैं सो जाता था, क्योंकि मेरे को 4 बजे उठना रहता है अगेन मॉर्निंग। तो ये था मेरा 11th के टाइम का शेड्यूल। और जब मैं जैसे ही मैं 12th बोर्ड्स के पास आ गया तो मैंने शेड्यूल में चेंज किया कि जैसे मैंने 4 से 8 मैथ्स रखा। फिर प्रैक्टिस स्लॉट में मैंने इस स्लॉट में मैंने अपने बोर्ड का काम किया। जैसे मैथ्स का जैसे ही मैंने जेईई का काम खत्म किया, फिर मैंने 2 घंटे बोर्ड का काम किया। फिर उसके बाद फिर उसके प्रैक्टिकल के लिए भी अराउंड हाफ एन आवर 1 आवर टाइम दिया। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा उस स्लॉट्स को चेंज कर दिया था अकॉर्डिंगली। तो आप समझ सकते हैं इसमें मैंने अराउंड 2-3 आवर्स एक्स्ट्रा ही पुट किए थे क्योंकि बोर्ड को मैनेज कर अराउंड आप रफली एज्यूम कर सकते हैं ये पढ़ाई का टाइम शेड्यूल वुड बी एनीवेज अराउंड 16 to 17 आवर्स आपको लगे। जो टेस्ट का ऐसा है कि देखिए, आप अज्यूम कीजिए मतलब आप एक व्यापारी हैं, आपने एक प्रोडक्ट बनाया। अब आपने एक प्रोडक्ट बनाया, जब तक आप उसको मार्केट में नहीं उतारेंगे और टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको आपका प्रोडक्ट कैसे चलता है आपको भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो यही फिलॉसफी मैं लगता था कि जैसे टेस्ट है, मैं खूब पढ़ता था, अगर मेरा अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं अच्छा हुआ तो मैं ये एनटी अभ्यास के जो भी चैप्टर वाइज सवाल थे उसमें एक ऐसा फीचर था कि वो एनालिसिस करता था कौन से कंसेप्ट में गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, किधर नेगेटिव मार्क्स जा रहा है, आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एनालिटिक्स आजकल टेक्नोलॉजी बहुत दे रहा है, आप कहीं भी फ्री सोर्स में एग्जाम करेंगे आपको मिलेगा। मेन बात है डिमोटिवेशन से मैंने एक चीज देखा, बच्चे एग्जाम अब एग्जाम छोड़ने के लिए तो है नहीं, एग्जाम जब तक आप नहीं दोगे आपका उस कॉलेज में होना मुश्किल है। आप क्योंकि देखिए वहाँ वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं वो सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो उनको तो 10% या 20% बच्चों को लेना है। अब वो आपको क्यों ले, कोई सॉलिड रीजन तो होना चाहिए ना। आप अगर लड़ाई में गिरने के लिए तैयार नहीं है तो आप उठने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसे अगर आप टेस्ट नहीं देंगे। तो टेस्ट मैंने मंथली टेस्ट में मेरा काम आता था, तो मेरा एटीट्यूड यही था कि मैं बस चेक कर रहा था कि मेरे को उस चैप्टर में चीजें आती कि नहीं आती, तो मैं अगेन पढ़ के नेक्स्ट वीक उसका और एक टेस्ट देता था और एक टेस्ट देकर चेक करता था कि आता है कि नहीं। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आप आप एक क्या बोलते हैं, आप एक वर्चस्व में जी रहे हैं, आपका वो होना नहीं होना सही नहीं है। जितने जल्दी आप सच्चाई से मिलेंगे उतना आपका राह सही रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि टेस्ट आपको रेगुलरली देना चाहिए, वेदर वो खराब हो, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि आप उसमें बहुत ऐसा चीजें सीख जाएंगे, कैसे टाइम मैनेज करना होता है, गलती कम कहाँ करना है, और उस हिसाब से आप एक मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट बनोगे जिसको जेईई मेन या जेईई एडवांस सिलेक्ट करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो
80% चांस है आपका सिलेक्शन नहीं होगा और बाद में लास्ट में जाके आप टेस्ट देंगे तो आपकी को डिमोटिवेशन और ज़्यादा होगा। इसलिए मैं कहूँगा इंस्टेड ऑफ कंपाउंडिंग और वर्क रेगुलर आप थोड़ा-थोड़ा करके 1 मंथ में टेस्ट दीजिए। कम होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पहला और आखिरी एग्ज़ाम है। ये एक एग्ज़ाम का और एग्ज़ाम आप देंगे और अच्छा इम्प्रूव होगा तो वो हो जाएगा। आपको बस काम रहना, आपको टेस्ट के टाइम बस ये देखना है कि गलती कहाँ हो रहा है, उसको कैसे सुधारा जाए, कौन सा अगर थ्योरी में गलती है तो लेक्चर देखिए, थ्योरी में नहीं उसके एप्लीकेशन में गलती है तो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बस यही करना है आपको, ऐसा नहीं कि टेस्ट का रिजल्ट दिल पे ले लेना है कि भाई मैं फेल हो गया, नहीं ऐसे तो फेल हो गया तो फिर ऐसा मेंटालिटी में आपको कभी भी कहीं भी सिलेक्शन नहीं। ऐसा था कि क्या था कि मेंस के टाइम मैंने ये किया था कि जो भी आपके एग्जाम टाइम्स है, मेरे को जैसे दोनों बार फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को मॉर्निंग शिफ्ट मिला, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को इवनिंग शिफ्ट मिला। तो आप एक चीज समझ लीजिए, एग्जाम कभी भी आपके सहूलियत पे नहीं होगा, वो आपको जब मिलेगा मिलेगा। तो आपको पहली बात तो सफिशिएंटली आपको खाना खाना है, मतलब ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना है, खाना एकदम करेक्ट खाना है। और कभी भी आप जब एग्जाम देने जाए, प्रीवियस जो अटेम्प्ट हुआ है, अगर आपका दोपहर के बाद का शिफ्ट है तो कभी भी प्रीवियस अटेम्प्ट के सवाल मत देखिए। ऐसा हो सकता है कि वो शिफ्ट टफ गया हो और आपने देख लिया और आपने वही अपना मोरल डाउन कर लिया, जबकि आप शायद उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, आपने हड़बड़ी में ही वैसा एडिशन लिया। तो कभी भी आप जो 2 घंटे 1 घंटे एग्जाम से पहले आप एग्जाम के रिलेटेड कोई चीजें ना देखे, अच्छा खाना खाए, मेंटली चिल रहे और एग्जाम दी। और एग्जाम के टाइम पे मैं जेईई मेन के लिए इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा खराब हुआ बिकॉज मैंने मैथ्स को बहुत टाइम दिया। अब जेईई मेन का सिस्टम ऐसा था कि उन्होंने पहले मेरे को मैथ्स का क्वेश्चन पेपर दिया तो मैंने मैथ्स का सॉल्व किया, तो मेरे मैथ्स में अच्छे परसेंटेज है, बट केमिस्ट्री मेरा खराब हो गया, फिजिक्स में अच्छे आए, तो इसलिए मेरा ओवरऑल परसेंटेज खराब हुआ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई सब्जेक्ट में स्ट्रांग है तो प्लीज स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट। ऐसा नहीं करिए कि आप जिसे देख रहे हैं वही करेंगे, नहीं, आपको जहाँ से शुरू करना है आप शुरू कर सकते हैं। ये गलती मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में आई स्टार्टेड फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैंने पहले उसके नंबर ले लिए। मैथ्स में मैंने फिर लास्ट में किया, क्योंकि मैथ्स एक्चुअली मेरा स्ट्रांग था तो मैं कम टाइम में भी कर सकता। अगर आपको उस हिसाब से देखना है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप पहले उसको कीजिए, या अगर आपको केमिस्ट्री ही लगता है जनरल आपको जैसा है केमिस्ट्री पहले करना, फिजिक्स उसके बाद करना, मैथ्स लास्ट में करना। ये अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए मैथ्स का पेपर बहुत टफ है तो आपको दिक्कत होगा, आपको दिक्कत होगा सवाल लगाने में। ऐसा हो सकता है आपसे 5 सवाल भी ना बने, क्योंकि एक मैथ्स में 10 सवाल 11 सवाल अगर आपको बनाना है तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा टाइम चाहिए। जो टीचर भी आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं एटलीस्ट 2 से 3 घंटा उनको लगता है, और दे आर एक्सपीरियंस टीचर। तो आप ऐसा समझिए कि आपको पहले जो चीज सही लगे वही कीजिए, क्योंकि आपको नंबर हर क्वेश्चन 4 ही देगा। और आपको जिस पे श्योर है पहले अटेम्प्ट कीजिए, ज्यादा अटेम्प्ट मत कीजिए, जो श्योर है वही कीजिए। और जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग है पहले वही कीजिए, ऐसा नहीं कि जो जो भी आप करे जा रहे, नहीं, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। आपको मेनली आपको बहुत टैक्टफुली खेलना है और आपको स्पीड बरकरार रखना है। आपके प्रैक्टिस आवर्स में भी आप कृपया करके टाइम क्लॉक या कोई भी क्लॉक के थ्रू अलार्म रखें कि 1 घंटे में से 20 क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसे टाइप का। तो क्या आप जब एंड में जाएंगे तो अच्छा। और एडवांस के टाइम तो 2 एग्जाम आ जाता है, तो उस टाइम आपको ऐसा करना है कि आपको सारे नहीं करने हैं। जो जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी आया होगा, he might have not done every question, उसने कभी भी ऐसा सारे क्वेश्चन तो नहीं हुआ जिससे आपको सेलेक्ट करने वो क्वेश्चन जो आपसे हो रहे हैं। और बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है। बहुत बच्चों को मैंने ऐसा देखा है बड़े क्वेश्चन से डरते हैं। बड़े क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए, फिर उसमें से वैल्यूज ढूंढिए या कुछ भी ढूंढिए, आप रीड कीजिए। आप रीड किए बिना ही डिटरमाइन कर देते हैं कि वो बड़ा क्वेश्चन है, मेरे से नहीं होगा। यह अप्रोच अच्छा नहीं है। आपको पहले रीड कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको देखना चाहिए कि उस क्वेश्चन से क्या आपको आउटपुट मिलेगा या आप उसमें से क्या निकाल सकते हैं। अगर आपको हो रहा है, केमिस्ट्री में ऐसा आए दिन देखा जाता है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं और उसमें बहुत रिएक्शन होते हैं, बहुत सिंबल से बच्चे डर जाते हैं, वो ब्रांचिंग फॉर्मूलाज हो गए ये सब। अब इनसे आप डरेंगे तो फिर कैसे होगा। आपको पहले देखना पड़ेगा कौन सा इजी है एडवांस में, और आपको आपके क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 30-40 या 50 30-40% भी अगर आप सवाल कर लेते एक पेपर में तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि सब बच्चा 100% करता है। और प्लीज अवॉइड टॉकिंग टू पीपल जब आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम से आ रहे हैं, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। उनसे एक भी नहीं बना हो वो आपको 10 बोलेंगे और अगला अटेम्प्ट में शायद वो आपको एक हाईएस्ट होगा
इसलिए आप जितना किया आप तक सीमित रखिए, आपके घर वाले तक सीमित रखे। एडवांस के जो 1 घंटे का ब्रेक है उसमें आप कुछ भी रिवाइज मत कीजिए, एक अच्छा रेस्ट ले लीजिए या कुछ खाइए, हल्का-फुल्का खाइए और ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, नहीं तो आपका होता हुआ सिलेक्शन भी रुक जाएगा। मेरे टाइम पे था ऐसा कि 2022 में उन्होंने लिया एग्ज़ाम, आईआईटी बॉम्बे करा रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने जैसे पहले पेपर में एडवांस में क्या है, आपको पहले से पता नहीं है रूल्स क्या है। आपको जैसे जेईई मेन की तरह पहले से नहीं बता देंगे कि 25 क्वेश्चन है, वही अटेम्प्ट करने हैं और नहीं, उनका पूरा पैटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता एडवांस का। तो पहले जब पेपर आया, मैंने देखा कि इंटीजर क्वेश्चन के नंबर नेगेटिव नहीं थे, तो मैंने ऐसा किया कि मैं पहले तो मैं जितना मेरे से बन रहा था सारा सब्जेक्ट का थोड़ा-थोड़ा करा था। मैं ऐसा नहीं कि फिजिक्स ही पकड़ के चल रहा था, केमिस्ट्री पकड़ के चल रहा था, नहीं। मैं मिक्स बैग सॉल्विंग कर रहा था। उस हिसाब से मैंने पहले पेपर में मेरा बहुत मतलब परफॉर्मेंस अच्छा था कि मेरे से बनेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं था इंटीजर क्वेश्चन में, तो मैं बहुत फ्री माइंडेडली कर पा रहा था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंपैरेटिव टू सेकंड पेपर थोड़ा ईज़ी ही था। कुछ क्वेश्चन भले एडवांस ने कैंसल किए बट देन वो करने जैसे ही थे। तो फर्स्ट पेपर मैंने वैसे मैनेज किया और ब्रेक में मैंने कोशिश किया थोड़ा खाना मतलब ऑयली फूड नहीं खाने की। उस टाइम मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, तो कोलकाता में उस टाइम अच्छा ह्यूमिड वेदर ही था, तो आपको इंडाइजेशन होने का अच्छा चांस है, बहुत कुछ जंक या कुछ था। तो मैंने फ्रूट्स ही खाया था ब्रेक में और उस ब्रेक में मैंने ब्रेक के दौरान सोचा कि मैंने क्या किया, कैसे किया, स्पीड कैसा था और उसके बाद मैं देखता था कि कितने मेरे बन पाएंगे। तो मेरे उस टाइम मुझे था कि अराउंड फिजिक्स में मेरे 40-50 के आसपास नंबर मैंने बना लिए थे, केमिस्ट्री के भी लगभग 36 40 मार्क्स का कर लिया और मैथ्स में मेरे सबसे ज़्यादा 60 मार्क्स का मैंने तभी कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने जैसे ही मैं सेकेंड अटेम्प्ट में गया तो देखा मल्टीपल करके नेगेटिव मार्किंग थे और ये चीज़ मैंने लास्ट मोमेंट में देखा। मुझे पहले से पता नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग उन्होंने लिखा था बट मैंने पढ़ा नहीं। ये भी एक आप मिस्टेक काउंट कर सकते हैं। जो बच्चे भी आ रहे हैं कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ा कीजिए, मैंने पढ़ा नहीं था तो उस टाइम मेरे को ऐसे मैथ्स में 4 नेगेटिव लगने की वजह से मेरे सेकंड पेपर में 32 ही मार्क्स आए, जो कि मेरे हिसाब से कम थे क्योंकि मैं और भी कर सकता था। तो और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो और एक गलती मेरे से यही हुआ कि मैं जैसे बोलते हैं ना थक जाते 3 घंटे बाद, तो मैं क्वेश्चन ठीक से देख नहीं रहा था। वो ईज़ी सवाल मुझे छूट गए टफ के चलते और टफ के चलते-चलते मैंने बहुत ऐसे ईज़ी सवाल छोड़ दिए, तो वो थोड़ा मेरे रैंक को पीछे ले गया। तो मैं ऐसा कहूँगा एडवांस के सेकंड पेपर में आप फर्स्ट पेपर जितना ही कॉन्शियसनेस लेके जाए और रेस्ट जो करना आप 1 घंटे के अंदर जो करना है कीजिएगा, क्योंकि वरना आपका सेकंड पेपर का रिस्क है। सेकंड पेपर में ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है ये चेंज ऑफ पैटर्न्स हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग आ जाता है और कभी आपको प्लस माइनस कर देंगे या फिर कभी आपको वैल्यूज में चेंज कर देंगे, कभी आपको कुछ स्ट्रक्चर में घुमाएंगे और एडवांस वालों को भी मतलब आईआईटीज में जो पेपर सेट करते हैं वो भी उनको भी पता है कि कैसे ठीक करना है। तो आपको आपका साइकोलॉजिकली फिट रहना सेकंड पेपर में बहुत जरूरी है, वरना आपका क्लियर नहीं है। अब रिजल्ट तो जैसे मैंने पहले देखा, जैसे रिजल्ट तो क्या था, मेंस का रिजल्ट तो ऑलमोस्ट नाइट टाइम में आया था तो मुझे पता नहीं था। तो मेरे जो घर घर में थे, सुबह पापा ने सुबह 6 o'clock 7 o'clock को जाके चेक किया, तो उन्होंने बोला तुम्हारा 1954 रैंक है, अच्छा है, तो इसमें क्या हो सकता है। तो मैं बोला कि जैसे जैसे ये एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब भी आपका जेईई मेन का रिजल्ट अच्छा हो तो बहुत बच्चे ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई कुछ तो मिलेगा कुछ तो मिलेगा, बट आपको एडवांस को भी देखना है, ऐसा नहीं है आप रिलैक्स हो जाए। तो मेरे जो मतलब जो भी मैं यूट्यूब से पढ़ा था उनका भी मैंने क्रैश कोर्स ले रखा था मोहित त्यागी सर का, तो उस सर ने मेरे को बहुत क्लियरली बोला था कि तुम्हारा जेईई मेंस का रैंक बहुत अच्छा है, इसे तुम कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, बट तुमको इसे कूल नहीं होना। तुम्हारा अल्टीमेट लक्ष्य आईआईटी था, 2 साल के लिए अपने आईआईटी के लिए तैयारी किया, तो आपको आईआईटी में भी क्विकली फोकस होना पड़ेगा। ये भी एक टैग होता है प्रिपरेशन वालों का कि भाई 1 मंथ गैप में लोग जेईई मेन को लेकर बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई एनआईटी तो कंफर्म है, एनआईटी तो कंफर्म। भाई वैसे तो नहीं होगा आपका, जो आपने 2 साल के लिए प्रिपेयर किया आपने आईआईटी के लिए किया था, तो उसका एग्जाम भी आएगा तो आपको उतना ही सीरियसली लेना पड़ेगा। वो एक पॉइंट था। फिर जब एडवांस का रिजल्ट आया तो मैं 2000 के आसपास
फर्स्ट रैंक ऑलरेडी था, तो मेरा 1940 रैंक है। तो उस टाइम बहुत सेलिब्रेशन हुआ था, जैसे कि हमने अल्टीमेटली उस टाइम थोड़ा बाहर गए घूमने, तो मैंने फिर थोड़ा एंजॉय किया था, बट वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहा। फिर तो मेरे को शायद राउंड 4 तक तो कॉलेज भी अलॉट हो गया, तो उतना कुछ सेलिब्रेशन हुआ। जैसे कैंपस तो जैसे आप देख सकते हैं, इनका 800 एकर्स का कैंपस है, तो बहुत बड़ा है। तो पहले दिन तो मैं पेरेंट्स के साथ जब आया था, तो पूरा एक्सप्लोर करने को तो हुआ नहीं। तो हमने यहाँ मतलब इनका एक चीज़ बहुत अच्छा है कि इनके पास एक गेस्ट हाउस फैसिलिटी भी है कैंपस के अंदर। तो वो हमें गेस्ट हाउस उन्होंने सबको दे दिया था, तो उस हिसाब से हमने गेस्ट हाउस के आसपास का एरिया पहले लोकेट किया। और हमारा ओरिएंटेशन एक बार्न हॉल नाम का हॉल में हुआ था, जो सेंट्रलाइज्ड एसी था। और उस दिन आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर आए थे एज चीफ गेस्ट ओरिएंट करने के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला था कि जैसे इफ यू डू थिंग्स विदाउट प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू फेल। ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक अच्छा बात था ओरिएंटेशन के टाइम। और उसके बाद ओरिएंटेशन में और एक चीज़ हुआ कि सारे डिपार्टमेंट्स के हेड आए थे। उन्होंने बताया कि सीनियर्स का कितना प्लेसमेंट हुआ, क्या हुआ, वो क्या कर रहे हैं, कितना रिसर्च एक्टिविटीज था, कितना फंड्स इनको एलोकेट हुआ, और उसके बाद उस पर क्या अभी डेवलपमेंट चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ का एक अच्छी बात है कि यहाँ एक ऑक्टागन नाम का सेंटर है, जो 24 घंटे ऑन रहता है, जिसमें लगभग 5G कनेक्टिविटी इन्होंने दे रखा है, तो वो भी बहुत अच्छा था। और इनके पास ट्विननेट थर्ड आई में 2 सुपर कंप्यूटर्स भी थे परमपुर नाम से, जिनका 512 टेराफ्लॉप्स था, जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उन्होंने दिखाया था। तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फिर बहुत पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा था। तो उनसे बात किया, उनसे क्लियर किया, तो बहुत अच्छा था। और इनका खुद का भी एक ट्रेनिंग सेल इग्नाइट करके, जो जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाता है जेईई नीट के लिए। तो वहाँ भी हमें ड्यूटीज थे, सेल्फ ड्यूटीज, कि आप कैसे क्रैक करेंगे, क्यों करेंगे। और उसमें आपको गाइड करना रहता है बच्चों को। तो उसमें मैंने तमिल भी सीखा। तो उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस अब तक के लिए भी अच्छा था, और तब तो बहुत ही अच्छा था। सीनियर्स जैसे आप समझ सकते हैं, सेंट्रल कॉलेज है, तो सीनियर्स आपके हर जगह से सीनियर्स थे। जैसे आपको बहुत अच्छे से ही उन्होंने ट्रीट किया। जैसे उन्होंने फ्रेशर्स को ट्रीट दिया, फिर उन्होंने फ्रेशर्स को बहुत जानकारी दिया कि एनआईटी के अंदर जो टेक्निकल क्लब्स है उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ का जो डेल्टा फोर्स है, स्पाइडर है, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं जो मेनली मेनली बच्चों का स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। उसमें कैसे एंट्री लेना है, उसके बारे में सीरियस ने बताया। उसके बाद सीनियर्स, जैसे सीनियर्स आपके यहाँ पे सीनियर्स बहुत मेंटर्स जैसे रहेंगे। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप घर से दूर है, वो आपको घर के तरह ट्रीट करेंगे। हर एक स्टेट का अपना सीनियर ग्रुप्स है, तो आप उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर टेक्निकल ग्रुप्स है, फिर बहुत सीनियर जो प्लेस हुए वो अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। और फिर बहुत सीनियर्स का स्टार्टअप्स भी था। जैसे यहाँ पे एक बहुत फेमस स्टार्टअप हैकर रैंक के सीईओ आए थे। और एडोब फोटोशॉप के भी सीईओ जो फादर है, जिन्होंने वो बेस बनाया, वो भी इस कॉलेज के थे, तो उन्होंने आया था। तो एलुमनाई नेटवर्क, उस तरह सीनियर्स एलुमनाइज भी आए थे। और उसके बाद यहाँ के सीनियर्स का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो कभी भी आपको एज ए सेकेंडरी ट्रीट नहीं करेंगे, वो आपको अपने जैसे ही ट्रीट करेंगे। वो आपको ट्रेन करेंगे, जैसे आप क्लास के बाद आएंगे तो वो आपको उनके हॉस्टल बुला के ट्रेन करेंगे, और जैसा कंप्यूटर सेंटर पर ट्रेन कर सकते हैं, कहीं भी बन सकते हैं। और वो आपसे बहुत फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, और वो रिलेशन आपको कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत वर्थ है। अब जैसे मैं ये कहूँगा कि जो मतलब थोड़ा-सा वीक हाउसहोल्ड से आते हैं, जिनका थोड़ा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ऐसा तो नहीं होता कि जो भी जिसके पास सारे संसाधन हैं उसके भी हो रहे हैं। तो पहली बात तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास सामान नहीं है। आजकल तो इंटरनेट सबके पास है। और आप आपके पास आजकल इवन हमारे जो कोलकाता के जो मतलब जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने भी आजकल बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, और स्टडी सेंटर्स भी थे। तो आपको ऐसा करना है कि जैसे आपको बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट भी आजकल देख रहा हूँ मैं, जैसे एनटी अभ्यास आ गया, और उसके बाद साथी आ गया। फिर एक
IITM पैल करके भी एक चैनल है, तो वो जो चैनल्स में जो प्रोफेसर्स है, ऐसा तो कभी भी नहीं कि उन्होंने भी कोई कंटेंट की कमी की है, उनका भी कंटेंट बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अब जैसे साथी भी आ रहा, तो साथी में जो क्वेश्चंस आप जैसे ऐड अप करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के या और भी बुक्स के या और भी जैसे जो जिन्होंने क्रैक किया उनके थ्रू आप जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आई गेस उनका वो भी कवर हो जाएगा। तो जैसे इस प्लेटफॉर्म में जैसे एक ही प्रॉब्लम होगा, दैट इज जो क्वालिटी कंटेंट थोड़ा सा आपको अच्छा ही मिलेगा। ऐसे ऐसा तो नहीं होगा कि जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। साइंस और मैथ्स तो हमेशा सब जगह कॉमन ही रहता है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ आने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी फिनेंशियली जज किया जाएगा। तो आपको बस स्ट्रांग होकर डिटरमाइंड होकर पढ़ना है, रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड। जैसे मेमोरी कर मैं ऐसा समझता था कि मेरा अप्रोच ऐसा था कि जब भी आप कोई नोट्स लिखेंगे, जैसे मैं ऐसा मानता था कि आप कोई वीडियो लेक्चर या कुछ भी कंटेंट देखेंगे, आपको लिखना है, उसके साथ के साथ आपको लिखना है। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, आपको याद आपके मसल मेमोरी में उतना रिटेंशन रहेगा कि आपने कहीं लिख रखा है या कुछ कर रखा है। नहीं तो आप अगर बिना लिखे बस एक मूवी की तरह उसको सुनेंगे तो आपसे कभी होगा नहीं। और अगर आप मेमोरी कर्व की बात करें तो ऐसा माना जाता है, अगर आप एक चीज याद रखें और एवरी 5 डेज या 4 डेज उसको रिपीट या रिवाइज कर सके तो बहुत आइडियल है। बट मैं कहूँगा आप इंस्टेड ऑफ थ्योरी रिवाइज करने के बजाय उसके क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। थ्योरी से कुछ नहीं होगा, आप जितना ज्यादा एप्लीकेशन करेंगे तो आपको नया नया चीजें और दिखेगा और दिमाग खुलेगा आपका, तो मेमोरी कर्व आप बढ़ेगा। आपको कभी भी फॉर्मूला रिवाइज नहीं करना चाहिए, मैं कहूँगा प्रॉब्लम से रिवाइज कीजिए, तो आपका मेमोरी कर्व में हेल्प हो। तो मेमोरी कर्व बेसिकली वही है, आपको एक एक अप्रोच आपके मेमोरी में स्टोर होते जाएगा। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं मानता फॉर्मूला, जब मैं लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन की बात करूँगा तो आप कभी भी फॉर्मूला ज़्यादा एक बार पढ़ने के बाद आप कोशिश कीजिए ज़्यादा उस पर क्वेश्चन लगाए इंस्टेड ऑफ उसका रिवाइज करने का। बट अगर हाँ आपका एग्जाम 10 दिन 5 दिन दूर है, तब तो आपको क्वेश्चन लगाने का समय नहीं है, तब तो आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। मैं यही कहूँगा कि आप अपना बेस्ट कीजिए। अब देखिए आपका सिलेक्शन हो ना हो, ये एग्ज़ाम आपको और भी आने वाले हर्डल्स के लिए तैयार करेगा, मेंटली फिट, सोशली फिट, एक अच्छा सिटीज़न बना के आपको छोड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी आप रिग्रेट करें कि ये तैयारी से मेरा हो ना हो। हो गया तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम के थ्रू आएँगे तो आप बेशक आप कुछ अच्छा ही अचीव कर लेंगे। तो प्लीज़ मेहनत जारी रखें।